नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। जम्मू और कश्मीर, प्रधानमंत्री जी ने जम्मू और कश्मीर के 14 लीडर्स को बुलाया और प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा की। उन 14 लीडर्स के साथ भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, और इसके अलावा कहते हैं कि अजीत डोभाल जी प्रेजेंट हैं। इन 14 लीडर्स की बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी आशाएं लगाकर ये आए थे। प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही और कुछ नहीं कही। जो नहीं कही उनकी चर्चा हम करेंगे, और जो उद्देश्य था इस बैठक का उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या जम्मू कश्मीर के लीडर्स को मिला इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि लीडर्स ने आने से पहले जो बयान दिए और जाने के बाद जो बयान दिए, यानी कि बैठक से पहले के बयान और बैठक से बाद के बयान, इन दोनों बयानों में उनके फ़र्क क्यों दिखा? आखिर एजेंडा चेंज हुआ तो कैसे हुआ, और क्या एजेंडा चेंज हुआ या नहीं हुआ? क्या आशंकाएं थीं, क्या उम्मीदें थीं, और क्या लेकर जा रहे हैं और क्या लेकर आए थे? ये बहुत सारे विषय हैं। एक बात ज़रूर है कि देश में जो प्रश्न खड़े हुए, मैंने कल से इस पर लेक्चर रिकॉर्ड कल ही करना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं लोगों की प्रतिक्रिया भी देखना चाहता था कि हमारे देश के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। मैं पहले उन प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करूं कि प्रतिक्रिया ये कि आपने जम्मू कश्मीर के लीडर्स को बुलाया, लेकिन आपने विस्थापितों को क्यों नहीं बुलाया। दूसरी बात कि इन लीडर्स को जिनको आपने जेल में रखा था लंबे समय तक, आज इनसे वार्ता करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या ये लीडर्स आपके वेलविशर हैं? क्या ये लीडर्स आपके विषय में अच्छा या देश के विषय में अच्छा सोचना जानते भी हैं? दूसरा प्रश्न आया था कि आपने जो मुस्लिम लीडर्स वहाँ से बुलाए, क्या आपने हिंदू विस्थापितों को भी वहाँ से बुलाया? और गहरे प्रश्न ये हुए कि जब आपने वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है, मनोज सिन्हा जी वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर इन लीडर से वार्तालाप करने की आपको ज़रूरत क्या पड़ गई? दूसरी बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर अच्छा खासा सुधर रहा है, अच्छा काम आपने कर लिया है, और फिर भी आप वार्ता करने को तैयार हैं, जिससे देश में एक अविश्वास का माहौल पैदा होगा। और आप आज विश्वास की बात क्यों करते हैं? जिस कम्युनिटी ने कभी आपका विश्वास अर्जित करने की कोशिश नहीं की या आपको आपके साथ विश्वासघात किया हो, ऐसे लोगों का विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की चर्चा ही क्यों आई? इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार डिमांड की कि पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए और पाकिस्तान से वार्ता भारत सरकार को करनी ही चाहिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलना ही चाहिए और पाकिस्तान को इन वार्ताओं में अहम भूमिका में आना चाहिए, इन बातों पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, तो उसकी एक भूमिका है। भूमिका क्या है मैं आपको बताऊं। 1887 वुड्रो विल्सन, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, यानी कि यूएस के राष्ट्रपति बने, यानी कि संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में एक बने, उन्होंने 1887 में एक किताब लिखी थी जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको बता दूं कि वुड्रो विल्सन की उस किताब से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ में फ़र्क नहीं होता था। लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही पहलू के दो अंग माने जाते थे। मैं मानता भी हूं कि दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके देखा और वहीं से नया शब्द एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, और दूसरा कानूनी पहलू, ये दोनों पहलू आए थे। उनका कहना था अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में कि मोर डेमोक्रेसी मोर डेंजरस फॉर द स्टेटहुड। किसी भी राज्य के लिए डेमोक्रेसी सबसे खतरनाक बात होती है। मोर डेमोक्रेसी लेस सिक्योरिटी, लेस डेमोक्रेसी मोर सिक्योरिटी। तो मोर डेमोक्रेसी लेस सिक्योरिटी या लेस डेमोक्रेसी मोर सिक्योरिटी, ये शब्द हैं। क्या मतलब है? संसार का सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है और संसार का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री आज के आधुनिक समय पर, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के आधुनिक समय पर सबसे पुराना आधुनिक डेमोक्रेटिक कंट्री यूएस है। और यूरोप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। मैग्ना कार्टा यूरोप से ही निकला।
बिल ऑफ राइट्स फ्रांस से निकला, फिर उसके बाद यूएस ने उसको अडॉप्ट करके उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू किया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया। और इसी वजह से, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स अमेरिका का एक अभिन्न अंग है और फंडामेंटल राइट्स पर वो ज़्यादा प्रिवेल करते हैं, ज़्यादा बातें रखते हैं, इसलिए अमेरिका को संसार की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी माना जाता है। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि उनके इब्राहिम लिंकन जिस समय साउदर्न अमेरिका मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अमेरिका 37 कंट्रीज़ का एक समूह है, उसमें आज की तारीख में 50 स्टेट हैं। जो वाशिंगटन ने आज़ाद करवाया था उसमें 13 स्टेट हुआ करते थे, बाद में 37 मोर स्टेट्स आकर उसमें मिले और एग्रीमेंट के तहत यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स इंटरनेशनल भाषा में कंट्री को कहते हैं, यानी कि 38 कंट्रीज़ का एक समूह, 37 स्टेट्स प्लस एक पहले से स्टेट जिसको वाशिंगटन ने आज़ाद करवाया था। एग्रीमेंट के तहत वो मिले, तो एग्रीमेंट तोड़ने के लिए जब सदर्न अमेरिका के लोग, साउथ अमेरिका के लोगों ने कहा कि हम एग्रीमेंट तोड़ते हैं, ख़ासतौर से कैलिफोर्निया और पीछे का जो हिस्सा है, तो फिर इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बने और इब्राहिम लिंकन ने उस मूवमेंट को रोकने के लिए पहले बड़े प्रयास किए। नहीं रुका तो रातों रात लाखों लोगों की हत्याएं करवाई थी इब्राहिम लिंकन ने, जो संसार के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक लीडर हुआ करते। यानी कि स्टेटहुड को प्रिजर्व करने के लिए किसी भी स्तर पर हमको जाकर फंडामेंटल राइट्स को कुचलना ही पड़ता है एक स्टेट पर। स्टेटहुड विल प्रिवेल ओवर द फंडामेंटल राइट्स, बट इफ स्टेटहुड इज नॉट इन डेंजर देन द फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल। ये फार्मूला होता है। अगर राज्य की स्टेटहुडता की बात आए तो फिर स्टेट प्रिवेल करेगा, और राज्य की अक्षुण्णता पर अगर प्रश्न ना हो तो फिर फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स में भी व्यक्तियों के राइट्स अलग अलग हैं, सभी के राइट प्रिजर्व करना, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, ये इंटरनेशनल पॉलिसी है। अब इसमें लोग कहते हैं कि म्यांमार ने स्टेप लिया, उनका क्या कर लिया, ईरान ने स्टेप लिया, उनने क्या कर लिया, अफ़गानिस्तान में कोई स्टेप हुआ, उसका क्या हो गया, रशिया ने कोई स्टेप लिया, उसका क्या होगा, चाइना ने कोई स्टेप लिया, उनका क्या हो गया, या चाइना इस तरह की डेमोक्रेटिक बातों पर विश्वास नहीं करता, उनका क्या हो गया, वैसे क्यों नहीं हम कर लेते। हम वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसलिए जब तक स्टेटहुड पर डेंजर ना हो, जब तक लोगों के फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना हो रहे हों, तब तक हम लोगों को टॉलरेट करते हैं। ये हमारी पॉलिसी। और अंतिम क्षणों पर फिर हमको भी जो इब्राहिम लिंकन ने अपनाया वो सबको करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 5 अगस्त 2019 को वही किया जो अब्राहम लिंकन ने बहुत लोगों को मरवाया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी को मरवाया नहीं, लेकिन कानूनी परिवर्तन वो किए जिससे कि सुधार हो सकता था। यही बातें इस समय बंगाल के विषय में भी चल रही हैं कि बंगाल के मामले में भी अगर हम चुनाव की प्रक्रिया से रहते हैं तो फिर बंगाल को आप भारत के साथ बहुत दिनों तक नहीं देख पाएंगे। और बंगाल एक अलग कहानी बोल रहा है। बंगाल में रहने वाली माइनॉरिटी, जिसको तथाकथित माइनॉरिटी कहते हैं, वो अपने आप को अब मेजॉरिटी समझने लगा है और उसको लगने लगा है कि हम अलग देश, अलग राष्ट्र बना लेंगे। ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री को उनके साथ मिलने के बाद ये बात फलीभूत करने में भी बहुत समस्या नहीं। अब उनको गवर्नर भी अच्छा नहीं लगता। अब वो ये कहने लगे हैं कि हमें गवर्नर की ज़रूरत नहीं है, गवर्नर के पोस्ट ही स्क्रैप कर देनी चाहिए, यानी कि वो अब सेपरेशन की भाषा बोलने लगे। इस पर अंतिम क्षण के रूप में, अंतिम प्रहार के रूप में बंगाल का विभाजन करना या बंगाल को यूनियन टेरिटरी बनाना या बंगाल में डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करते हुए कुछ समय के लिए बंगाल में डायरेक्ट एक्शन लेना, ये सब उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि पानी सिर के ऊपर से न निकल जाए। अब उसके लिए हम चूँकि कानूनी प्रक्रिया में चलते हैं, रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिया, और चूंकि रूल ऑफ लॉ भारत का बेसिक सिद्धांत है, इसलिए हमें वो करने के लिए भी कानूनी प्रक्रिया पूरी अपनानी पड़ेगी। कानूनन हम स्टेटहुड को ख़त्म करेंगे और कानूनन स्टेटहुड को ख़त्म करके बंगाल का सलूशन करेंगे, लेकिन कानून से, कोअर्सिव नेचर से नहीं। सवाल ये भी पैदा होता है कि हम अगर चाइना की तरह करने लगें, चाइना करता है, कर सकता है, चाइना की तरह अगर हम करने लगें तो क्या हम उसी कैटेगरी में नहीं आएंगे जिसमें चाइना आता है? आज चाइना के पीछे पूरा विश्व पड़ा हुआ है। इंटरनेशनल कॉमिटी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इंटरनेशनल कॉमिटी भारत
अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा भी इस सिस्टम का ही पार्ट है और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा ये कहता है कि हमको पूरे विश्व को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा, यानी कि वी आर नॉट डूइंग ओनली थिंग्स, वी हैव टू सेटिस्फाई द अदर थिंग्स ऑल्सो एंड अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। हाँ, एक्शन जो लेना है आपको लेना पड़ेगा और जो आपको सेटिस्फाई लोगों को करना है ताकि चाइना जैसी इमेज भारत की ना बने, ताकि रशिया जैसी इमेज भारत की ना बने, ईरान इराक जैसी इमेज, अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी इमेज भारत की ना बने, भारत संसार में सर्वोच्च डेमोक्रेसी दिखाई देता रहे, इसके लिए कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। एरोगेंसी नहीं चलेगी। महबूबा मुफ्ती का प्रश्न बिल्कुल सही था कि अगर आप तालिबान के साथ बात कर सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये बात, उनका चैलेंज स्वीकार किया और उन सभी को एक मंच पर बुलाया। लेकिन महबूबा को लगा कि ये 370 हम रिस्टोर करवा लेंगे, पाकिस्तान का बीच में इन्वॉल्वमेंट करवा लेंगे और ये सब चीज़ें उनकी सोच हो सकती है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ऐसा होने देंगे? ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री उस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं जिसका जन्म श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से हुआ था और वो बलिदान आर्टिकल 370 के लिए दिए गए थे, यानी कि 370 शुरू से जन्म लेते ही रक्त रंजित हो चुका था। ऐसे रक्त रंजित 370 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है? बाकी कोई कर सकता है, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और अगर ये बर्दाश्त करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। जो पार्टी का जन्म जम्मू कश्मीर का सलूशन निकालने के लिए हुआ हो, वही पार्टी अगर आर्टिकल 370 की पैरवी करने लगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या निकल सकता है। इसलिए ये तो संभव ही नहीं, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं 370 रिस्टोर करना ही मेरा उद्देश्य है और पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। यस, पाकिस्तान के साथ भारत वार्ता कर रहा है और वो वार्ता ऐसी है कि हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। व्यापार भी कहते हैं कि लगाओ, हमने उनके व्यापार पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। कैसे? वो टेररिस्टों का व्यापार करते हैं और टेररिस्टों को भारत में भेजते हैं। हमने बॉर्डर इस प्रकार से सजाए हुए हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उन टेररिस्टों को उसी साइड में डंप करना शुरू कर दिया है। भारत में एंट्री तो दूर, भारत के वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास हैं वहीं पर उनकी कब्रगाह बनाते हैं। दूसरा, भारत के अंदर पीएफआई जैसे संगठन अगर काम कर रहे हैं या और इस्लामिक चरमपंथी ग्रुप काम कर रहे हैं, उनको भी स्क्रैप करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए उनका जो व्यापार है टेररिज्म का, उनका व्यापार है अलगाववाद का, उनका व्यापार है अस्थिर करने का, उन सारे व्यापारों पर केंद्र सरकार पूर्ण रूप से ध्यान दिए हुए है। इसलिए महबूबा की ये कंप्लेंट कि आप व्यापार उनसे करिए, ये गलत है। हम उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यापार, जो वो व्यापार करते हैं, उसी व्यापार की व्यापारिक भाषा में हम काम कर रहे हैं। एफसीआर जैसे कानूनों में देश में संशोधन करके विदेशी पैसे का जो इन्वेस्टमेंट भारत में होता था, जिसकी वजह से भारत में चरमपंथ फैलता था, उसको भी रोका गया है। भारत के साथ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की बातें। अब नरेंद्र मोदी सरकार के विषय में कहा गया कि आप उनको बुलाकर बात क्यों कर रहे हैं? आपने उनको बुलाया क्यों? आखिर आपने विस्थापितों को क्यों नहीं बुलाया? तो पहली बात तो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक थी, ये आम जनता के साथ बैठक नहीं थी। विस्थापितों के साथ अलग से बैठक होती है, विस्थापितों का काम भी होता है, विस्थापितों के लिए कानून भी बनता है, विस्थापितों को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर करने के लिए प्रक्रिया अलग से चलती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनके साथ अलग अलग समय पर बैठते भी हैं, उनके हालचाल भी लेते हैं। लेकिन ये जिस उद्देश्य से बैठक, जिन लोगों की बैठक बुलाई गई थी, वो एक कैटेगरी है। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि विस्थापितों को क्यों नहीं बुलाया, क्लासिफिकेशन ऑफ मीटिंग इज ऑल्सो द थिंग। तो क्लासिफिकेशन ये था कि जो वहाँ की पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां हैं उनके लोगों को बुलाएंगे। अब वो हिंदू हो सकते हैं, वो मुसलमान हो सकते हैं। तो पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और एनसी से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, अब्दुल्ला परिवार के लोग, और इसके अतिरिक्त अब्दुल कलाम आज़ाद, उनको भी बुलाया गया। और इसके अलावा उसमें निर्मल सिंह उपस्थित थे, उसमें बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना प्रेजेंट थे, उसमें जम्मू कश्मीर से प्रतिनिधित्व करने वाले जितेंद्र सिंह प्रेजेंट थे, भीम सिंह
जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विषय में सदैव जो लड़ाई थी उसको बिगाड़ा ही है। बिगाड़ा से मतलब कि वो शायद उनके अलायंस के साथ वो यहाँ पर पिटीशन फाइल करते और वो पिटीशनों को डिसमिस करवा कर रख देते, जिससे कि हम लोग जब कानूनी प्रक्रिया में वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते तो पहले से डिसमिस पिटीशन भीम सिंह की रखी होती और हमारी पिटीशन वहाँ स्वीकार नहीं होती। ये भी एक योगदान ही है। भीम सिंह जी को बुलाया, ऐसे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाकर उनकी सुनी और अपनी कही। ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ही। पूरे विश्व में अगर पूरा विश्व ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में कोई सलूशन निकालना है, पाकिस्तान अगर ये चिल्लाता है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार सलूशन निकाले, तो पाकिस्तान को अपने आप चुप अगर कराना है तो केवल इनको बुलाकर बैठक करनी है। अपनी बात कहिए, जो हम चाहते हैं वो आप स्वीकार करेंगे तो अच्छा है, आप नहीं स्वीकार करेंगे तो भी अच्छा है। हमने जो करना है वो हम करके रहेंगे। इस विषय पर मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं कि कैसे शेख अब्दुल्ला को कंट्रोल किया था उस समय। इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन थी और उस समय शेख अब्दुल्ला को कंट्रोल किया सरदार पटेल ने। जब आर्टिकल 370, जो उस समय का आर्टिकल 306 कैपिटल ए हुआ करता था, उसको संसद में गोपाल स्वामी अयंगार रखने गए, उससे पहले कांग्रेस की बैठक हुई नेहरू के नेतृत्व में और नेहरू जी ने उसका एक ड्राफ्ट बना दिया। ड्राफ्ट क्लियर हो चुका था, उसको जब संसद में रखना था तो रखने से पहले नेहरू इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाते समय ये कहे गए कि मेरी अनुपस्थिति में ये सारा काम, जो संसदीय प्रणाली है, संसद का सारा काम पटेल देखेंगे, इसलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो पटेल से बात कर लो। एक दिन पूर्व 17 अक्टूबर की बात है, 16 अक्टूबर को गोपाल स्वामी अयंगार पटेल से मिले। पटेल ने उनका ड्राफ्ट ले लिया। ड्राफ्ट लेने के बाद उन्होंने उस ड्राफ्ट में कुछ संशोधन कर दिया। उस ड्राफ्ट के अनुसार जो जम्मू कश्मीर में उस समय रूलर था वो रूलर बने रहेंगे, यानी कि वो सरकार बनी रहेगी शेख अब्दुल्ला। उसके माध्यम से उस पहले वाले ड्राफ्ट के माध्यम से शेख अब्दुल्ला वहाँ के सुल्तान बनने जा रहे थे। पटेल ने उसमें संशोधन किया और उसमें लिख दिया हु एवर, मतलब रूलर मीन्स हु एवर विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, समय समय पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको रिकॉग्नाइज करेगा वो ही वहाँ शासन प्रणाली में होंगे। या जब ये ड्राफ्ट रखा गया संसद में तो शेख अब्दुल्ला प्रेजेंट थे और शेख अब्दुल्ला कहते हैं वहाँ से उठकर चले गए। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला के सुल्तान बनने का ख्वाब ख़त्म हो चुका था और अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करने वाले थे कि वहाँ रूलर कौन रहेगा। शेख अब्दुल्ला को खबर भेजी गई पटेल के द्वारा और मैं बता रहा हूँ कि अंतिम प्रोसेस तक चल रहा है, लेकिन शेख अब्दुल्ला जब उठकर चले गए तो उनको खबर भेजी गई, उनको बुलाया गया और उनको खबर ये भेजी गई कि संसद से उठकर जा सकते हो लेकिन कभी कश्मीर नहीं पहुंच पाओगे। ये निर्णय कर लो कि या संसद में बैठना है या फिर कश्मीर न पहुंचना है या कहीं और जाना है। ऑलरेडी निज़ाम हैदराबाद का प्रकरण सबको मालूम ही हो चुका था कि निज़ाम का क्या हाल किया था उस समय सरदार पटेल ने। तो इस मामले में भी जब ये शेख अब्दुल्ला को खबर गई तो उसको समझ में आ गया कि पटेल अब गुस्से में आ चुके हैं और अब हम अगर संसद ना गए तो हम दोबारा संसद जाने लायक नहीं बचेंगे और कश्मीर तो हम कभी पहुंचेंगे नहीं। इसलिए वो आया और चुपचाप संसद में बैठ गया बिना कुछ बोले अपने सभी साथियों के साथ। वो आर्टिकल जैसा भी पास हुआ वो आर्टिकल पास हुआ और आर्टिकल पास होने तक शेख अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा जा चुका था कि संसद में बैठकर कार्रवाई सुननी है या फिर तुम्हें कश्मीर कभी नहीं पहुंचना है, पॉलिटिक्स से बाहर रहना है या बिल्कुल तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म होना है, ये तुमने तय करना है, हमने नहीं। अब आपको बताऊं कि ये वार्तालाप की जो प्रणाली है उस वार्तालाप की प्रणाली में उस समय पटेल भी आते थे और वो भी बुलाकर बात करते थे, लेकिन बात अपनी कहते थे और सामने वाले की बात सुनकर उस पर निर्णय लेते थे और उस निर्णय के बाद अगर सामने वाला नहीं मानता था तो देश हित में क्या है वैसा वो फैसला करते थे। संसार को मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि भारत सरकार वार्ता नहीं करती, लेकिन भारत सरकार भारत के हितों को कहीं साइड में रख दे, ऐसा भी संभव नहीं होना चाहिए। ऐसा भारत सरकार को दृष्टांत देना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह से बाहर नहीं रखना चाहते, हम सब कुछ चर्चाएं कर रहे हैं लेकिन डिसीजन मेरा ही होगा। अब जम्मू कश्मीर के इन लीडर्स को बुलाकर पूरे विश्व को केंद्र सरकार ने ये मैसेज दिया कि वी आर इन प्रोसेस ऑफ टॉक, वी आर इन प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मामले में हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं और हम इनसे वार्ता कर रहे हैं। अब
वो जब बात करेंगे तो अपनी ऑडियंस को संबोधित करेंगे, वो बात तो प्राइम मिनिस्टर से करेंगे लेकिन उनका जो वोट है उसको संबोधित करेंगे। महबूब मुफ्ती का वोट अलगाववादी है, इसलिए वो अलगाववादी वोट के लिए 370 को रिस्टोर करना, ये सब बातें करेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो दिन भी देखे हैं जब शेख अब्दुल्ला लंबे समय तक कॉन्फिस्केट रहे, लंबे समय तक नज़रबंद रहे। और शेख अब्दुल्ला जो अतिवादी थे, एक समय पर शेख अब्दुल्ला ने जो खेल खेले थे और नेहरू का जब तक उनके ऊपर आशीर्वाद था तब तक वो खेल खेलते रहे। लेकिन नेहरू को जिस दिन एहसास हुआ कि शेख अब्दुल्ला अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करवा लिया गया था। लेकिन नेहरू उस समय भी नहीं समझ पाए कि समस्या शेख अब्दुल्ला में नहीं, समस्या आर्टिकल 370 में पैदा हो चुकी है। समस्या 1956 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में पैदा हो चुकी है, जिसमें आर्टिकल 35 कैपिटल ए बनाया जा चुका है और बहुत सारे आर्टिकल्स में संशोधन हो चुका है। बख्श गुलाम मोहम्मद ने उस समय कहा भी कि आर्टिकल 370 इज़ द प्रॉब्लम फॉर जम्मू कश्मीर और इसको हटा देना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है, तभी जम्मू कश्मीर सही चल सकता है। नेहरू को समझ नहीं आया। इसके अलावा प्राइवेट, महावीर त्यागी ने प्राइवेट मेंबर बिल भी रखा था संसद में, और प्राइवेट मेंबर वो महावीर त्यागी ने नहीं, प्रकाशवीर शास्त्री ने वो बिल रखा था। और उस बिल पर जब सभी लोग एक मत हो गए तो नेहरू को फाइनली उस समय के गृह मंत्री, चूँकि पटेल मर चुके थे इसलिए उस समय के गृह मंत्री ने कहा कि ये बिल अगर सरकार लाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बदनामी होगी। सरकार बिल लाने के लिए एग्री हो गई, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल विड्रॉ कर लिया गया प्रकाशवीर शास्त्री का, और सरकार कभी बिल लेकर नहीं आई। तो सरकार 370 को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला के परिवार को सबने देखा और शेख अब्दुल्ला ने जो जातियां उस समय की थी उन जातियों को सुधारने का, उनके पीछे के रूट कॉज को सुधारने का काम आज की सरकार कर रही है। और वही वार्ता प्राइम मिनिस्टर ने अभी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में की। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम उस समय भी आर्टिकल 370 के अतिरिक्त जो थी वो पॉलिटिकल विल की थी। और पॉलिटिकल विल ये था कि जम्मू कश्मीर में 100, पहले 100 सीटें बनाई गई थी, फिर उसके बाद 111 सीटों की जम्मू कश्मीर असेंबली बनाई। 111 सीटों में 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख, वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी कि गिलगिट, बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, सक्शगाम वैली, ये जो क्षेत्र है इनकी 24 सीटें बनाई गई और 87 रिमेनिंग सीटें थी जिन पर जम्मू कश्मीर जो बचा भारत के पास, उस जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूशन करना था। उस जम्मू कश्मीर में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आप सोचिए कि उस डेमोग्राफी में जो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास बचा लगभग, उसमें से सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख का, और जो लगभग 59,000 स्क्वायर किलोमीटर था 1 लाख किलोमीटर में से, उसमें 4 सीटें, 87 सीटों में से 59,000 स्क्वायर किलोमीटर में 4 सीटें। दूसरा जो बड़ा भूभाग वो जम्मू का था जिसमें 39,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र, वो 29,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आता था, वो जम्मू का क्षेत्र। और केवल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर या 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो कश्मीर का था, वहाँ पर 46 सीटें। आप सोच सकते हैं कि कश्मीर जो केवल 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है वहाँ 46 सीटें, और जम्मू जो 29,000 किलोमीटर का क्षेत्र है वहाँ पर 37 सीट्स, और लद्दाख जो 59,000 किलोमीटर का क्षेत्र है वहाँ पर 4 सीट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने ज़िहादी मानसिकता के लोग थे वो कश्मीर में रहते थे और शेख अब्दुल्ला ऐसा करवाने में सफल हो गया। दोबारा 75 सीटों पर, पहले चुनाव में ही 75 सीटों पर चुनाव होना था। 75 सीटों पर उस समय हिंदू महासभा बड़ी पार्टी होती थी जो चुनाव लड़ रही थी, और हिंदू महासभा के अतिरिक्त प्रजा परिषद वहाँ हुआ करती थी। प्रजा परिषद सबसे बड़ा संगठन जम्मू कश्मीर का था। तो प्रजा परिषद वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव था, या उस समय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का चुनाव था। शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया था नेहरू जी ने, जिद करके, राजा से विरोध करके, और राजा को शिफ्ट कर दिया बाकी हिस्से में और जम्मू कश्मीर छुड़वा दिया था। ऐसी परिस्थिति में 75 सीटों में से 72 सीट्स पर अपोजिशन के जो लीडर्स खड़े थे जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, उनके नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए। आप सोच सकते हैं कि 75 में से 72 सीटों पर अनअपोज्ड शेख अब्दुल्ला के लोग आ गए, बची 3 सीटें जहां पर अपोजिशन था ही नहीं। तो 75 की 75
75 सीटें शेख अब्दुल्ला को मिल गई और शेख अब्दुल्ला अब 75 सीटें, और केंद्र सरकार उस समय चुप रही। तो शेख अब्दुल्ला को जब 75 सीटें मिल गई, चाहे वो जम्मू से, कश्मीर से या वो लद्दाख से क्षेत्र होता था, तो भी अब सवाल यहां पर आता है कि वो भूल जो शेख अब्दुल्ला को 75 की 75 सीटें देकर नेहरू जी ने की थी अपनी मोहब्बत में, भाईचारे में, वो भूल क्या मोदी सरकार रिपीट करेगी या रखेगी? अगर हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए था वहाँ, जो 1947 में ही होना चाहिए था, 1952 के चुनाव से पहले होना चाहिए था, वो था सही से डिलिमिटेशन होना। लेकिन सही से डिलिमिटेशन ना हुआ, जिसकी वजह से ये परिणाम निकला। तो शेख अब्दुल्ला के इस डिलिमिटेशन के मामले में, जिसमें 46 सीटें वो कश्मीर में ले गया था और बेईमानी करता था, उन सभी मामलों को विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370, और ये सब कुछ जिस प्रक्रिया में उस समय हुआ, उसी प्रक्रिया में केंद्र सरकार आज उसको सही कर रही। क्या प्रक्रिया थी? पहली प्रक्रिया वहां पर थी कि आर्टिकल 370 306 कैपिटल ए आया 17 अक्टूबर सन 1949 को, और उसके बाद 1956 में या प्रेसिडेंशियल 1950 में ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ही ये सब डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, 5 अगस्त को 370 का संशोधन किया और 9 अगस्त को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके स्टेट को फिर से तोड़ दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, और यूनियन टेरिटरी बनाकर अब जो तीसरी स्टेज वहां पर थी डिलिमिटेशन की, अब डिलिमिटेशन वहां पर करवा रहे हैं, जिससे शेख ने 370 के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद फिर ये डिलिमिटेशन, ये तीनों काम शेख ने किए थे, नेहरू जी के प्रसाद से किए थे। यही तीनों काम केंद्र सरकार ने अब 370 के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1956 और उसके बाद अब डिलिमिटेशन, तो डिलिमिटेशन कमीशन बैठा हुआ है। अब डिलिमिटेशन अगर होगा तो उसमें किसको किसको बुलाएंगे? डिलिमिटेशन कमीशन का एक्स ऑफिशियो तो एक चेयरमैन होता है, ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई वहां पर बैठी हुई हैं। उसके अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन का केंद्रीय टोली का एक सदस्य होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियो मेंबर होता है, और इसके अतिरिक्त जो वहां मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं और केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव है, तो बीजेपी से या केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जितेंद्र सिंह वहां पर बैठे हुए हैं, और फारूक अब्दुल्ला उसके मेंबर बने हुए हैं, और फारूक अब्दुल्ला के अतिरिक्त और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी उसमें बैठे हुए हैं। तो ये एक डिलिमिटेशन कमीशन बना। अब इस डिलिमिटेशन कमीशन में पीडीपी है नहीं, तो डिलिमिटेशन पूरा होना ही है, जो भी होना है वो होना है। लेकिन भाई पूरे विश्व को मैसेज तो ये देना ही पड़ेगा कि डिलिमिटेशन के समय पर भी प्राइम मिनिस्टर सबसे बात कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने बात भी कब करी? प्राइम मिनिस्टर ने बात करी 23 जून को, जब शहादत बलिदान दिवस था डॉक्टर मुखर्जी का, उसके दूसरे दिन। तो आप सोच सकते हैं क्या ऐसा संभव है कि वो 370 हटा दें? हाँ, डिलिमिटेशन पर बात की और कहा कि भाई आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में आइए, आप ये जो सेपरेटिज्म की भाषा है, कश्मीरियत, जमहूरियत, फला ढिमाका, इस पर क्यों चर्चा करना चाहते हैं? सीधी सी बात यह है कि तुमको यहाँ पॉलिटिक्स करनी है, राज्य का स्टेटस केंद्र से ही है, तो केंद्र के साथ मिलकर काम करिए, डिलिमिटेशन पूरा करवाइए। जैसे ही डिलिमिटेशन पूरा करवाएंगे तो आपको इलेक्शन प्रोसेस में हम ले जाएंगे। और इलेक्शन प्रोसेस कैसा? जैसा दिल्ली का है, ये जैसे यूनियन टेरिटरी का होता है। तो आप वैसे चिल्लाते रहिए जैसे अरविंद केजरीवाल चिल्लाते रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई कम मानसिकता के धनी नहीं है, वो उनकी मानसिकता उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो केजरीवाल को जब झेला जा सकता है तो आपको भी झेला जा सकता है। लेकिन पूरे विश्व को ये मैसेज बिल्कुल जाना चाहिए कि भारत सरकार मोनार्क नहीं है, भारत सरकार किसी भी तरह से ऐसी नहीं है जो रिजिड हो। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक तरीके से हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। हाँ, अगर फाइनली नहीं मानते शेख अब्दुल्ला की तरह तो वही करना पड़ता है जो कि पटेल ने उस समय किया था, जो कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को नजरबंद करके किया था। तो उसकी नौबत अब ना आए। पहले हालांकि 370 हटाते समय लाया गया, उस समय शेख अब्दुल्ला को भी 370 जब लाया गया तब भी उनके साथ यही करना पड़ा था। 370 हटाया गया तो भी यही अपने को करना पड़ा। और अब डिलिमिटेशन के समय पर उन्होंने बाकियों के पर्चे खारिज कर दिए थे, अब डिलिमिटेशन हम वहां पर चेंज कर रहे हैं। तो फिर अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आते हैं तो अच्छा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर आप नहीं आते हैं तो फिर ये तो बात निश्चित है कि इस समय का गृह मंत्री भी उसी मानसिकता का है और उसी प्रदेश से जिस प्रदेश से उस समय के गृह मंत्री आते थे, जिस प्रदेश से उस समय के बड़े लीडर गांधी जी आते थे,
तो उसी प्रदेश से अब ये दोनों लीडर बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी और होम मिनिस्टर भी। तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि इनका कार्यशैली भी उनकी तरह ही है और कभी कभी तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए इस पूरी बैठक में जो कुछ भी हुआ या जो प्रोसेस चला, वो प्रोसेस केवल एक सेटिस्फैक्शन का था कि आपको लेकिन सरकार ने जो तय करके रखा था, जो पॉलिसी बनाकर रखी थी, वही पॉलिसी चलने वाली थी, उसी पॉलिसी पर चलने वाले थे। तो कैसे सरदार पटेल को भूला जा सकता है, कैसे उनके द्वारा निकाले गए सॉल्यूशंस को भूला जा सकता है? उसी रास्ते पर केंद्र सरकार चली और केंद्र ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम डिलिमिटेशन पर काम कर रहे हैं और सौहार्दपूर्वक आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करिए और वहाँ इलेक्शन करवाइए, अच्छे से राज्य चलाइए। लेकिन कोअर्सिव हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वही होना है जो शेख के साथ हुआ था, वही होने वाला है जो आपके पूर्वजों ने राज्य में किया था, वो केंद्र की सरकार भी कर सकती है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रोसेस था और इसको पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।